सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध का मतलब होगा कि परसा फ्रांस से युद्ध करेगा। परसा फ्रांस से युद्ध करेगा। परसा तब सेडान युद्ध का मतलब यही होगा कि परसा फ्रांस से युद्ध करेगा। और फ्रांस से युद्ध करेगा तो उसका मतलब है कि फ्रांस को अन्य यूरोपीय देशों से मित्रविहीन बनाना। मतलब अन्य यूरोपीय देशों से मित्रविहीन का मतलब कि अन्य यूरोपीय देश फ्रांस और परसा का जब युद्ध हो तो वो फ्रांस का साथ न देकर उनकी सहानुभूतियाँ परसा की तरफ रहे। तब कूटनीतिक अलगाव, इसका मतलब कहते हैं कूटनीतिक अलगाव। मतलब कूटनीति के जरिए परसा को हर देश का दुश्मन बना, तो फ्रांस को हर देश का ऐसा बनाना कि फ्रांस का साथ दे ना सके। इसको कहते हैं कूटनीतिक अलगाव। कूटनीतिक अलगाव इसको कहते हैं कूटनीतिक अलगाव। अब कूटनीतिक अलगाव तो इसमें इंग्लैंड को तो वैसे उसकी प्रतिद्वंदता चल रही थी, वो तो साथ देगा नहीं। ऑस्ट्रेलिया साथ देगा, स्पेन साथ देगा, इटली साथ देगा और रूस साथ देगा। ये चार शक्तियाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रूस साथ इसलिए नहीं देगा कि क्रीमिया के युद्ध में रूस की बुरी तरीके से पराजय हुई और रूस अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए रूस ने साथ नहीं दिया। इटली साथ इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि उसको रोम को मतलब हथियाना था और रोम फ्रांस प्रभुत्व था फ्रांस का। ऑस्ट्रिया का बात बचा। जब सेडवा का युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया और परसा के बीच में, तो बिस्मार्क ने कूटनीति चलते हुए ऑस्ट्रिया से कठोर संधि ना करके नरमी बरती। इसीलिए नरमी बरती क्योंकि वो आने वाले भविष्य में जब फ्रांस और परसा का युद्ध हो तो फ्रांस का साथ ना दे ऑस्ट्रेलिया। फिर स्पेन में मतलब परसा का प्रभुत्व हो जाता है। यही सब है कूटनीतिक अलगाव में बोलते हैं क्रीमिया के युद्ध से रूस नाराज। क्रीमिया के युद्ध से रूस नाराज था, इसलिए नहीं साथ दिया। इसलिए साथ नहीं दिया। दूसरा नंबर इटली। सब बिस्मार्क की देन हो जाती है, बिस्मार्क ने ये सब किया है। इटली रोम पर अधिकार करना चाहता था। इसलिए फ्रांस का साथ नहीं दिया। क्रीमिया के युद्ध से रूस नाराज था क्योंकि रूस, इंग्लैंड, तुर्की और इटली ने मिलकर रूस को बुरी तरीके से पराजित हुआ, उससे क्रीमिया छीन लिया। इसलिए रूस नहीं साथ दिया। अब इटली इसलिए नहीं साथ देता क्योंकि उसे रोम पर अधिकार करना था। ऑस्ट्रिया, बात बची ऑस्ट्रिया की। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को
किस युद्ध में के युद्ध में जो संधि हुई उसमें नरमी बरती। अब बिस्मार्क ने जो सेडवा का युद्ध जब हुआ तो बिस्मार्क ने जो संधि कठोर ना करते हुए नरमी बरती उसमें। उसका कारण यही रहा कि भविष्य में अगर फ्रांस से युद्ध होगा तो ऑस्ट्रेलिया उसके पाले में न जाए, उसे बचाने के लिए संधि में नरमी बरती। अब युद्ध का तत्कालिक कारण, क्योंकि फ्रांस और पर्सा दो शक्तियाँ लड़ने जा रही हैं ना, मतलब इम्पोर्टेंट शक्तियाँ हैं, फ्रांस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए तत्कालिक कारण और बिस्मार्क जो नेपोलियन तृतीय है उसका मतलब एक दोस्त टाइप हो जाता है, क्योंकि बिस्मार्क ने बहुत दिन फ्रांस में एक राजदूत के तौर पर काम किया था। इसलिए युद्ध आसानी से होने वाला नहीं था। युद्ध आसानी से होता नहीं तो पर्सा मतलब अगर चढ़ाई करता तब भी दिक्कत हो जाती। इसीलिए युद्ध में तत्कालिक कारण भी जरूरी है। युद्ध का तत्कालिक कारण, युद्ध का तत्कालिक कारण। अब इसमें युद्ध का तत्कालिक कारण का मतलब होता है कि मतलब कि युद्ध जल्दी से जल्दी कैसे हुआ, युद्ध जल्दी से जल्दी कैसे हुआ, मतलब कि तत्कालिक कारण का मतलब यही हुआ। तो तत्कालिक कारण का मतलब यही हुआ कि युद्ध जल्दी से जल्दी कैसे हुआ। अब तत्कालिक कारण में क्योंकि स्पेन इम्पोर्टेंट देश हो जाता है, स्पेन की गद्दी लड़खड़ाने लगी। लियोपोल्ड ने जो पर्सा का एक मतलब कि पर्सा उसका समर्थक था, वो राजा बनने वाला था। पर्सा उसका समर्थक था और राजा बनने वाला था, लेकिन नेपोलियन तृतीय के भारी विरोध से वो राजा के पद पर बैठा नहीं। और जो फ्रांस का राजदूत हो जाता है बेनेडिक्टी, वो कैसर विलियम से मिलने के लिए एक स्थान पर बुलाया। कैसर विलियम को मिलने के लिए एक स्थान पर बुलाया। अब कैसर विलियम बेनेडिक्टी ने कहा कि आप किसी राजा को जो पर्सा का समर्थक है उसे आप गद्दी पर नहीं बैठाएंगे। जब पर्सा का समर्थक है उसे गद्दी पर नहीं बैठाएंगे तो तब राजा ने बात मान ली और राजा ने ये तार भेज दिया जर्मनी को। वो पर्सा के अखबारों में छपा कि ऐसा कुछ तोड़ मरोड़ के छपा कि लगा कि राजा के साथ अभद्र व्यवहार किया है बेनेडिक्टी ने। और फ्रांस के अखबारों में यह छपा कि बेनेडिक्टी के साथ राजा ने अभद्र व्यवहार किया। अब दोनों तरफ से माहौल गर्म। युद्ध का तात्कालिक कारण यही रहा। युद्ध का तात्कालिक कारण बेनेडिक्टी से नेपोलियन ने कहा, नेपोलियन तृतीय हो जाता, वो नेपोलियन नहीं, नेपोलियन तृतीय ने कहा कि वह राजा कैसर विलियम से मिले। विलियम से मिले तो विलियम मतलब ये होता है विलियम से मिले और कहे कि
किसी राजा को परसा स्पेन में समर्थन नहीं देगा। किसी राजा को परसा स्पेन में समर्थन नहीं देगा। विलियम बेनेडिक्ट ने विलियम से कहा कि आप किसी राजा को स्पेन में समर्थन नहीं देंगे, जो उस राजा बैठेगा। अब यह तोड़ मरोड़ कर यह खबरें परसा के अखबारों में छपी और फ्रांस के भी अखबारों में छपी कि बेनेडिक्ट के साथ अभद्र व्यवहार किया है, और परसा की खबरों में छपी कि उनके राजा के साथ बेनेडिक्ट ने अभद्र व्यवहार किया है। यही कहें कि युद्ध का एक पहलू यहाँ से चालू होता है। यह खबरें परसा के अखबारों में तोड़ मरोड़ के मतलब कि शब्द कुछ आगे पीछे करके ऐसा शब्दों में ऐसा हेर फेर किया गया कि लगा कि बेनेडिक्ट ने परसा के राजा के साथ अभद्र व्यवहार किया है। खबरों में तोड़ मरोड़ के छपा और लगा कि बेनेडिक्ट ने राजा के साथ अभद्र व्यवहार किया है। मतलब अभी ये परसा की खबरों में छपी और अब फ्रांस की खबरों में छपी कि राजा ने बेनेडिक्ट के साथ अभद्र व्यवहार किया है। अभद्र व्यवहार किया। राजा ने बेनेडिक्ट के साथ अभद्र व्यवहार किया। अभी फ्रांस की खबरों में छपी और परसा की खबरों में छपी कि बेनेडिक्ट ने राजा के साथ अभद्र व्यवहार किया है। अब इससे युद्ध तय हो चुका था। युद्ध तय हो चुका था। इसे सेडान का युद्ध कहते हैं। सेडान युद्ध क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? लॉरेंस और लॉरेन दो क्षेत्र हो जाते हैं। लॉरेंस और लॉरेन ये क्षेत्र ऐसे हो जाते हैं जैसे कोयला की खदानें थी। ये रणनीतिक तौर से तो थी ही और राजनीति से भी थी। अब इस युद्ध में जब फ्रांस हार गया तो परसा ने उससे लॉरेंस और लॉरेन क्षेत्र जो कोयला की खदानें थी उससे ले लिया। ये फ्रांस के कब्जे में थी। जब फ्रांस से ले लिया लॉरेंस और लॉरेन क्षेत्र जो कोयला के लिए महत्वपूर्ण चीज़ होता था, तो इससे ले लिया। सेडान का युद्ध
सेडान का युद्ध, उनका युद्ध परसा ने जीत लिया। परसा ने जीत लिया। परसा ने जीत लिया और फ्रांस से लॉरेंस और लॉरेंस क्षेत्र ले लिया। लॉरेंस क्षेत्र ले लिया। अब ये रणनीतिक तौर से लिहाज मतलब अच्छी थी ही, इसमें कोयले की खदान काफ़ी थी, इसलिए जब ले लिया तो बिस्मार्क ने ये भी मतलब उससे ये भी पता था कि मौका मिलते ही फ्रांस परसा पर आक्रमण कर देगा और ये क्षेत्र लेकर रहेगा। उसे ये पता था। पता का जब ऐसे क्षेत्र जब लोगे तो सबको पता रहेगा, कोई ये छुपाने वाली बात नहीं। तो उसने जब ये क्षेत्र ले लिया तब उसने उसकी विदेशी नीति यही थी कि फ्रांस को मित्र विहीन बनाए रखना, ताकि कोई देश उसके समर्थन में ना उतरे और भविष्य में लॉरेंस क्षेत्र फ्रांस को ना मिले। और बिस्मार्क ने ही जो अलायंस कहते हैं, त्रिगुट संधि कहते हैं, उसका जनक बिस्मार्क ही था। ट्रिपल अलायंस, उसको त्रिगुट संधि या ट्रिपल अलायंस कहते हैं, उसका जनक बिस्मार्क था। परसा की विदेश नीति मतलब बिस्मार्क की विदेश नीति, या बिस्मार्क की विदेश नीति मानते हैं, परसा की मानेंगे। बिस्मार्क की विदेश नीति, बिस्मार्क की विदेश नीति, बिस्मार्क की विदेश नीति। अब बिस्मार्क इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती? बिस्मार्क की विदेश नीति इसी पर आधारित थे कि फ्रांस मित्र विहीन बने रहे और वह किसी हालत में लॉरेंस क्षेत्र पर कब्जा न कर सके, और बिस्मार्क ने ही त्रिगुट संधि या ट्रिपल अलायन मतलब संधि जो गुटबाजियाँ होने लगी वो बिस्मार्क की ही देन थी। इसके बाद में आगे देखेंगे। त्रिगुट संधि थी या त्रिगुट अलायन थी वो बिस्मार्क की देन थी। बस उसका मतलब विदेश नीति का मतलब यही था कि फ्रांस को मतलब कहीं ना कहीं हर देशों से अलग रखना कि वो फ्रांस के समर्थन में ना बोल सकें, और जो त्रिसंधि हैं गुटबाजियाँ जो होने लगी यूरोप में वो बिस्मार्क की ही देन थी।